कोरोना महामारी से सारा जहां परेशान है। हर व्यक्ति अपने अपने हक की दुआ मांग रहा है और ऐसे में किन्नर भी देश और समाज के लिए दुआ कर रहे हैं। श्योपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब किन्नरों ने लोगों की खुशहाली, अच्छी बारिश और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की। देखिए। अपनी खुशहाली के लिए तो हर कोई दुआ मांगता है, लेकिन दूसरों की खुशी की प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। उन्हीं चंद लोगों में शामिल हैं हमारे समाज के किन्नर, जिनके हाथ हमेशा दूसरों के लिए दुआ मांगने के लिए उठते हैं। श्योपुर में भी किन्नर समाज ने लोगों की खुशहाली की कामना की, कोरोना महामारी और अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। बाकायदा नाचते गाते मंदिर पहुंचे और देवी से सबकी खुशहाली के लिए कामना की। क्षेत्र की खुशहाली की कामना लेकर नाचते गाते हुए कुलकुली माता के मंदिर पहुंचे किन्नरों ने माता के मंदिर पर झंडा चढ़ाया, फिर अपने तौर तरीकों से माता रानी की पूजा आराधना करके अच्छी बारिश होने की कामना की। विशेष पूजा करने के बाद किन्नर माता रानी को अपने घर ले आए। किन्नरों का कहना है कि वो दिन रात पूजा करके माता को मनाएंगे कि शहर पर आया संकट खत्म हो जाए। मनोकामना पूरी होने के बाद देवी की प्रतिमा वापस मंदिर में रख दी जाएगी। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। जब इंसान आश्वासन और झूठे बातों से हताश हो जाता है तो अपना रास्ता खुद तय करता है। डिंडौरी में भी कुछ गांव के लोगों ने सरकारी सिस्टम से रूठकर खुद रास्ता बनाने का रास्ता अख्तियार कर लिया। डिंडौरी से देखिए विजय तिवारी की यह खास रिपोर्ट। डिंडौरी में सरकारी सिस्टम से हताश निराश ग्रामीणों ने खुद ही नदी में रास्ता बनाने का बीड़ा उठाया। लोगों ने नदी पर खुद ही रास्ता बनाने का जिम्मा उठाया है। मामला मेहंदवानी विकास खंड का है, जहां सिल्की नदी पर पुल ना बन पाने के कारण करीब आधा दर्जन गांव के बाशिंदों को जान की बाजी लगाकर नदी को पार करना पड़ता है। नदी को आसानी से पार करने के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान कर नदी में अस्थायी रास्ता बनाने का फैसला लेते हुए काम शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण कितनी शिद्दत के साथ नदी में रास्ता बनाने के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और हम यहाँ कम से कम नहीं तो 8-10 गांव के लोग, हम बिल्कुल पूरे, हमारे यहाँ कनेरी बाजार है, अस्पताल है, हाई स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें से हमारे सभी बाल बच्चन का एवं हम लोगों को इतना परेशान है कि कोई कहा नहीं जाए। लेकिन ठेकेदार के द्वारा यहाँ न कोई डाइवर्सन रोड बनाया गया और न किसी प्रकार के, हम इतना परेशान है कि कोई कहा नहीं जाए, जिससे हम ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ डाइवर्सन रोड बना करके और हम आना जाना करते हैं, जिसमें से हमारी गाड़ी घोड़ा को बड़ा परेशानी है ना हम लोगों को। कि कई लोग तो ऐसे हैं कि बह भी जाते हैं, लेकिन यहाँ शासन के द्वारा किसी प्रकार के कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन 6 गांवों को मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 7 किलोमीटर लंबी सड़क और सिल्की नदी पर पुल बनाने के लिए 2 साल पहले 73 लाख रुपए जारी किए गए थे। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण ना तो सड़क बन पाई है और ना ही पुल का निर्माण पूरा हो पाया है। पुल का निर्माण अभी बारिश के कारण बंद था और अब बारिश खत्म हो गई है, तो लगभग 1 सप्ताह बाद पुल का निर्माण चालू हो जाएगा और लगभग जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। लेट होने के पीछे क्या वजह है? लेट होने के लिए इसका कारण है, एक तो इसमें फाउंडेशन चेंज हुई। पहले जो फाउंडेशन निर्धारित थी तो उसको खोदने पर वो फाउंडेशन नहीं मिली, तो उसको रिवाइज करके भेजा गया
उस वजह से कुछ लेट हुआ। लोगों को समस्या का समाधान भले ही ना मिला हो, लेकिन मुद्दे पर सियासत जरूर हो रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इसके लिए प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ग्रामीणों की मांगों को जायज ठहराते हुए उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारी जनता है, जिसको लगभग मेहरबानी आने के लिए 4 गांव की जो जनता है उसको आने के लिए लगभग 35 किलोमीटर का रास्ता घूमकर आना पड़ता है, और इस 35 किलोमीटर आने के लिए वो आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण स्वयं डायवर्सन मार्ग को बनाने का आज प्रयास कर रहे हैं। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जिला कोरोना से भी पीड़ित रहा। कोरोना के कार्यकाल में लोग आर्थिक रूप से पीड़ित हुए, उनको आर्थिक नुकसान हुआ, और अब स्वयं की सुविधा के लिए उन्हें जो काम को सरकार को करना चाहिए था, जिस काम को शासन प्रशासन को करना चाहिए था, वे गरीब अपने पास का पैसा लगाकर इस कठिन दौर में भी अपने और गांव वालों की सुविधाओं के लिए वहां पर कार्य करके डायवर्सन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नदी पर पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को जान की बाजी लगाकर नदी को पार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में जहां नदियों का जल स्तर घटता बढ़ता रहता है, ऐसे में नदी को पार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ठेकेदार की मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बैठे हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने खुद ही नदी में रास्ता बनाने का फैसला किया है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18 डिंडौरी। क्या कोरोना का कहर खत्म हो गया? क्या अब इससे डरने की जरूरत नहीं? क्या अब आप बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बगैर मास्क के घूम सकते हैं? जवाब तो जाहिर सी बात नहीं है, लेकिन जगदलपुर में कुछ लोग हैं जो शायद यही मान रहे हैं, जिनको इस सबसे कोई फर्क, कोई असर नहीं इन पर होता है। जगदलपुर से देखिए यह खास रिपोर्ट। जगदलपुर जिले में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप यही कहेंगे कि या तो कोरोना खत्म हो गया या फिर इन लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। ये तस्वीर है जगदलपुर जिले के भानपुरी और चित्रकोट इलाके से लगे बीजा कसा की, जहां पर प्राकृतिक रूप से बहने वाला एक जलप्रपात लोगों के सामने आया है। इसकी जानकारी लगते ही जलप्रपात को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। तस्वीरों में देखकर हर कोई यही कहेगा कि इन लोगों के मन से कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें न तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही इन्होंने मास्क लगाया है। इस तरह की लापरवाही जहां प्रशासन के लिए मुसीबत बन सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार और तेज हो सकती है। हालांकि माना यही जा रहा है कि लोग लॉकडाउन के चलते 6 महीने से घरों में कैद थे। अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया में छूट मिल रही है, लोग पर्यटन स्थलों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि लोगों की इस तरह की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात वाले स्थानों पर लोगों के जाने पर रोक लगा चुका है, लेकिन ये जलप्रपात अभी प्रशासन की नजर में नहीं था। यही वजह है कि जिला प्रशासन के पास इस बारे में शिकायत पहुंचने के बाद कलेक्टर जल्द ही यहां पर कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। वर्तमान में क्योंकि लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, तो किसी प्रकार की प्रतिबंध किसी भी पंचायत में या किसी भी नगरीय निकाय में जाने में नहीं थे। अभी लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ टूरिस्ट केंद्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। उसको देखते हुए कल जैसे हमारी अगली बैठक है और उसमें निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। वैसे एक बात तो साफ है कि जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन दिन रात कोरोना की रफ्तार को कम करने की कवायद में जुटा है, लेकिन जरूरत है लोगों के खुद के जागरूक होने की। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खबरें जरा हटके का सफर जारी है। कहावत है कि जाकोरा खिसाइयां मार सके ना कोई। ये कहावत जबलपुर में सही साबित भी हुई, जहां पर मासूम नवजात को पन्नी में बांधकर कचरे के ढेर में तो फेंक दिया गया, लेकिन डायल 100 उसके लिए जीवन दाता बनकर आई।
देखिए। आराम से पिया। मेरे मुकद्दर में मौत होती तो मैं आती ही क्यों मां? मुझे मारना ही था तो दुनिया में लाया ही क्यों मां? इस नवजात को दुनिया में आए चंद पल ही बीते थे कि इसे दुनिया से रुखसत करने की तैयारी थी। जबलपुर में झाड़ियों में मिली इस बच्ची को मरने के लिए फेंक दिया गया था, लेकिन कहावत है ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लोगों की नजर जब इस बच्ची पर पड़ी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को देखा। नवजात एक पन्नी में लिपटी हुई पड़ी थी। पुलिस वाले बच्ची को बेहोशी की हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची का समय रहते इलाज शुरू किया गया, जिसका नतीजा है कि अब वो पूरी तरह ठीक है। आराम से पिया। ब्रेकर पर आराम से निकालना, ठीक है। कैसी हिम्मत हुई होगी यार लोगों की, वो तो जन्मदाता मां ने जिस नवजात बिटिया को ममता के आंचल से दूर कर कचरे के ढेर में फेंक दिया था, आज उसे अपनाने लोगों में होड़ लगी है। एल्गिन अस्पताल में 25 से ज्यादा लोगों ने कॉल कर बच्ची को गोद लेने में दिलचस्पी दिखाई है। इसमें भोपाल के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी और शहर के कई बड़े परिवार के लोग शामिल हैं। नवजात को गोद लेने के इच्छुक परिवारों को प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मासूम को कचरे में फेंकने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर बच्ची के अभिभावकों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। जी 4:30 बजे करीब गाँव 31 जो महाराजपुर डायल 100 है, तो सूचना मिली कि सुभाष नगर विश्वकर्मा टेंट हाउस के पास एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी बता रहे थे कि जिंदा है। की सूचना पर हम तत्काल डायल 100 को गाड़ी को लेकर पहुंचे। वहां के लोगों ने बताया कि ये हमें मकान के पीछे वाली बाउंड्री में मिली है, और वहां से तत्काल लेकर यहाँ एल्गिन हॉस्पिटल लेकर आए और यहाँ लाकर बच्ची को भर्ती किया। आराम से पिया। गौरतलब है कि मासूम के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने वाले किसी नरपिशाच से कम नहीं आके जा सकते हैं, जिसने प्यारी सी नवजात को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। कानून तो शायद उसे सजा भी ना दे पाए, लेकिन शहर के तमाम संवेदनशील लोगों ने इस प्यारी बिटिया को गोद लेने के लिए आगे आकर पत्थर दिल माँ बाप के गाल पर तमाचा जरूर मारा है। बेटियों को हमारे समाज में देवी का दर्जा दिया जाता है। लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जैसी बेटी पसंद नहीं है। लोगों को लेडी डॉक्टर चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। अगर ये कहा गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो गलत नहीं कहा गया, क्योंकि आगरा के पास एक ऐसी ही घटना हुई जहां पर यह कहावत 100% सच साबित हुई। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। बच्चे को निकालिए जरा सा। मेरा नहीं आता है इसमें। आगरा में हैरान कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रेन के इंजन के नीचे एक 1.5 साल का बच्चा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बताया जा रहा है कि वल्लभगढ़ आगरा रूट पर मालगाड़ी के सामने एक लड़के ने 1.5 साल के बच्चे को फेंक दिया। बच्चे को देखते ही मालगाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ब्रेक मार दिया, जिससे गाड़ी वहीं रुक गई। लेकिन बच्चा तब तक इंजन के नीचे आ चुका था। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे को कोई चोट नहीं आई।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मासूम बच्चा मालगाड़ी के इंजन के नीचे फंसा है। लोको पायलट और उसके सहयोगी ने किसी तरह से इंजन के नीचे फंसे बच्चे को बाहर निकाला और बच्चे के लिए बिलख रही उसकी मां को सौंप दिया। सच ही कहा गया है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत यहाँ सही चरितार्थ हो गई। लोको पायलट ने बच्चा फेंकने वाले लड़के को पकड़कर वहां मौजूद लोगों के हवाले कर दिया। बाद में जब ट्रेन आगरा पहुंची तो उसने इसकी लिखित जानकारी आगरा रेल मंडल के अधिकारियों को दी, जिसके बाद डीसीएम ने लोको पायलट की जमकर तारीफ की। बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी 21 तारीख को फरीदाबाद से चली थी। इसी दौरान वल्लभगढ़ स्टेशन के पास अचानक ही एक 15 साल के लड़के ने इस मासूम को उछालकर ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन में तैनात आगरा मंडल के लोको पायलट दीवान सिंह ने तत्काल ब्रेक लगाकर इस बच्चे की जान को बचाया। रेस्क्यू के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बच्चे को निकालिए जरा से। भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त विमान वाहक युद्धपोत INS विराट गुजरात के अलंग के तट पर पहुंच चुका है। इस युद्धपोत को अलंग के यार्ड में तोड़कर कबाड़ के रूप में बेच दिया जाएगा। INS विराट विश्व में सबसे ज्यादा वक्त तक सेवा देने वाला युद्धपोत है और भारतीय सेना ने 3 साल पहले इसे सेवा मुक्त किया था। विमान वाहक युद्धपोत ने मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड से शनिवार को अपना अंतिम सफर शुरू किया और भावनगर जिले में अलंग के तट पर सोमवार शाम को यह पहुंचा। देखिए। अपने समय में भारत की आन बान और शान का प्रतीक युद्धपोत विराट अब खंड खंड होने को तैयार है। भारतीय सेना की शान रहा ये युद्धपोत अंतिम सलामी के लिए तैयार है। करीब 25 साल भारतीय सेना को अपनी सेवा देने वाला युद्धपोत विराट अब कबाड़ होने वाला है। समुद्र के इस महायोद्धा ने दुनिया के 27 चक्कर लगाए हैं, जिसमें इसने 1,94,215 किलोमीटर का सफर तय किया है, जो अब टूटने के लिए आ रहा है। इसे भावनगर की शिप ब्रेकिंग कंपनी द्वारा अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ने के लिए लाया जा रहा है। ये जहाज अभी समंदर में अलंग से 15 नॉटिकल मील दूर खड़ा है, जिसे 28 सितंबर को हाई टाइड के द्वारा ब्रेकिंग यार्ड पर लाया जाएगा और फिर से तोड़ा जाएगा। और ये शिप ऐतिहासिक होने के कारण हमारा परिवार और पर्टिकुलरली मेरी वाइफ का बहुत इच्छा था कि भाई ये शिप जो है वो श्रीराम ग्रुप ने ही कटना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट टाइम जब हमने ये जहाज लिया था तभी मैंने ही विन किया था और सेकंड टाइम भी मैंने ही विन किया, क्योंकि मेरे को ये था कि ये जो जहाज है वो एक देश का गौरवशाली है और इसमें सोल्जरों की शहीदी है। तो मुझे एक प्राउड था कि ये मेरे यार्ड में, जो श्रीराम ग्रुप का यार्ड है, मैं श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ, तो मेरे यार्ड में ये जहाज आवे और मेरे को एक गर्व होवे और ये गौरवशाली शिप को अच्छी तरह से। इतने साल भारतीय नौसेना की शान रहे INS विराट को 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। ये जहाज भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका है। इसके बाद 1987 में INS विराट को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। विराट को आखिरी सलामी देने के लिए भव्य तैयारी की गई है, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इसकी श्रद्धांजलि एक सोल्जर रूप में जाए, तो नेवी ने भी शायद ये बोल रहे हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर करेंगे और केंद्र से भी मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया ने कंफर्मेशन दिया है। तो इसका बीचिंग जो है आज अभी बोर्डिंग हो जाएगा, मतलब इनवर्ड फ्लोरेंस, फिर टाइड के हिसाब से और करंट के हिसाब से 28 तारीख को 2 बजे का हाई टाइड है। तो इसमें 12:30-1 बजे ये जहाज हमारे प्लॉट पे हम उसको आवकारने के लिए खूब इच्छुक रहेंगे और ये हमारे लिए और भारत के सबके लिए ये गौरवशाली क्षण होगा कि एक ऐतिहासिक शिप को हम स्वागत कर रहे हैं, जिसमें सरकार का भी इतना सही। विमान वाहक युद्धपोत ने मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड से शनिवार को अपनी अंतिम यात्रा की शुरुआत की थी और भावनगर जिले में अलंग के तट पर सोमवार शाम को पहुंचा। युद्धपोत को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद इसका मलबा बेच दिया जाएगा। जापान में सरकार ने शादी करो और लाखों रुपए पाओ की योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत शादी रचाने वाले नए नवेले जोड़े को सरकार करीब 6 लाख येन यानी कि करीब 4.25 लाख रुपए देगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये तो आप ही देखिए जरा इस रिपोर्ट में।
जापान में सरकार ने शादी करो लाखों पाओ की योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत शादी रचाने वाले नए नवेले जोड़े को सरकार करीब 6 लाख येन यानी करीब 4.25 लाख रुपए देगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग शादी कर जल्द बच्चे पैदा करें और देश में तेजी से गिरती जा रही जन्म दर पर काबू पाया जा सके। वैसे इस योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे जोड़े की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और दोनों की कुल कमाई 38 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जिन जोड़ों की उम्र 35 साल से नीचे की होगी, उनकी कुल कमाई 33 लाख रुपए से अधिक ना हो। पिछले साल जापान में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम 8,65,000 बच्चों का जन्म हुआ। हम आपको बता दें कि जापान की आबादी करीब 12.68 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है। खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत।